My Icon World presents Maritime Insight। एक आवाज जो खोल देगी आपके तिजारती सफर का हर राज। पाकिस्तान फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म विद अनलिमिटेड ट्रेड सॉल्यूशंस। बाराई साहब, टीके कॉरपोरेशन। टीके कॉरपोरेशन जो है पहले हाउस ब्रोकिंग का काम करते थे, फिर इसके बाद जो है वो हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 क्लियरिंग के लाइसेंस है, 12 इंटरनेशनल एक 12 इंसेंस के नाम से, और शिपिंग का लाइसेंस भी है। और NVSCC जो है ओशन क्रूज कंटेनर लाइन अपनी है। बाकी एजेंसीज़ हैं मेरे पास 5-6 एजेंसीज़। तो अल्लाह के फजल से ये है कि अल्लाह ताला ने जो है इस शिपिंग इंडस्ट्री से आज आपके सामने बैठे हुए हैं और बड़ा काम किया है। और सारी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि मैंने इस सिनेमा में मुझे 33-34 साल हो गए शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। पाकिस्तान में जो एक डिलेमा जिसको मैं कहूँगा वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो हायर साइड पर है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे अवामिल हैं कि हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इवन हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर उनको वेवर दिया गया, उनको शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रेशराइज़ किया गया। ये चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्टरों को भी जो है ना वो बड़ा नुकसान देती है। सारा प्रॉफिट एंड मार्जिन हमारे यहाँ से शिपिंग इंडस्ट्रीज उठा रही है। अब ये लोलो चार्जेस, सील चार्जेस, CRO चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, और फिर उसके ऊपर जो है ना मास्टर BL चार्जेस, हाउस BL चार्जेस, मतलब इवन आपके हर किस्म के इतने चार्जेस लगा दिए हैं। तो अभी जो बाज़गश्त है, स्लॉट ऑपरेटर ने अपनी स्लॉट को इंक्रीज़ कर दिया है, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं ट्रेडर पे और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पे ही आने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर NVOCC भी एक पेज पे आ जाए तो कोई एक ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसमें ट्रेडर को भी कोई बेनिफिट गेन हो सके? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NVCC बेसिकली हम लोगों ने बड़ी ट्राई की है, कोशिश की कि अलाइंस बना के लोगों को जो है ना, मगर उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो नहीं रही है। मगर मैं नहीं समझता कि इस पर कोई फुट पे कोई असर पड़ेगा। और हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस हो या कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, सबका पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। MLOs ज़्यादा उसमें ज़िम्मेदार है और NVCC भी इसके अंदर ज़िम्मेदार है। My Icon World. Visit www.myiconworld.com। तरक्की के सफर में आपका ग्लोबल ट्रेड पार्टनर। मैरीटाइम इनसाइड के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ मैं हूं सलमान रहीम। व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में पेश होते हैं। इस बार भी इस एपिसोड में हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है वो एक मायनाज लेजेंड हैं, शिपिंग में काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, और चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। जावेद बाराई साहब, टीके कॉरपोरेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप माशाल्लाह उम्र की सआदत हासिल करके अभी पहुँचे। बिल्कुल, आमीन आमीन। कुछ अपने बारे में बताएं कि कैरियर का आगाज़ कैसे किया जावेद भाई, और कहाँ से शुरुआत की, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे बैठे हैं। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, टीके कॉरपोरेशन जो है बेसिकली वो तो 1964 से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद साहब के टाइम पे जो है बड़े भाई इकबाल भाई थे, उनके नाम पे शुरू हुई थी टीके कॉरपोरेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तक से हमने जो है वो पहले फ्रेट ब्रोकिंग का काम से शुरू किया था, और बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो है टाइप होती थी। और मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्रीज़ में, हमारी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत से लोग जो है, जो जितने भी अगर जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि पहले जो शिपिंग बिल हमारे यहाँ यूज़ होता है या बिल ऑफ लेडिंग वगैरह जो यूज़ हो रही है, जो आजकल बिल ऑफ लेडिंग आज तक खैर वो फ्रेंचाइज मशीन वगैरह आ गई हैं, नहीं तो वो एक ज़माना था जिसके ऊपर जो मैं आपको अर्ली ये बात बता रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरी पैदाइश से पहले ही जो है ना हमारी कंपनी टीके कॉरपोरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फ्रैंकिंग मशीन से टिकटें वगैरह लगती थी, और उसी ज़माने में हमने हमारे बड़े भाई ने फ्रेट ब्रोकिंग का काम शुरू किया। और उसके साथ साथ जो है वो एजेंसीज़ के अंदर एक एशियाटिक शिपिंग एजेंसी थी जिसके पास मित्सुबिशी की लाइन थी। तो क्योंकि पहले एजेंट हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, प्रिंसिपल तो बाद में आए हैं यहाँ पे। तो मित्सुबिशी के लाइन के अंदर जो है वो एशियाटिक शिपिंग में हम उनके हाउस ब्रोकर थे। और फिर मैं इंटर हुआ हूँ शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 1992 से।
92 से लेके मैंने जो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें देखी हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि शिपिंग के अंदर हमने वो वक्त देखा है जब शिपिंग में आपके ज़्यादातर बल्क कैरियर वगैरह चलते थे और उसमें कंटेनराइज वेसल भी जो है ना बहुत कम उन दिनों शुरू हुए थे। और बल्कि स्पेशली मैं आपको ये भी मेंशन करूं कि हाई क्यूब कंटेनर जो है वो 3-4 शिपिंग लाइंस बड़ी थी जिनके पास अवेलेबल थे, नहीं तो नॉर्मली 40 फीटर स्टैंडर्ड 20 फीटर वगैरह यूज़ होते थे। और उसके बाद चलते चलते ये हुआ कि मित्सुबिशी के लाइन के साथ हमने 2007 के अंदर जो है वो मित्सुबिशी के लाइन और NYK और के लाइन ये सारे एजेंट थे। तो जब वो क्राइसिस वगैरह 2007 में से सिनेरियो हुआ था कि शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कुछ आप यूँ समझे कि वो मर्जर की तरफ लाइनें जा रही थी, तो उन वक्त जो है वो अपने क्या नाम है इंडस्ट्री ने जो है ना वो तीनों कंबाइन हो गए, जैपनीज़ लाइन थी तो वो वन लाइन के थ्रू हो गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम एज ए टीके कॉर्पोरेशन जो है पहले हाउस ब्रोकिंग का काम करते थे, फिर इसके बाद जो है वो हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 क्लीयरिंग के लाइसेंस है, 12 इंटरनेशनल के 12 इंसेंस के नाम से, और शिपिंग का लाइसेंस भी है, और NUSCC जो है ओशियन क्रूज कंटेनर लाइन अपनी है। बाकी एजेंसीज़ हैं मेरे पास 5-6 एजेंसीज़। तो अल्लाह के फजल से ये है कि अल्लाह ताला ने जो है इस शिपिंग इंडस्ट्री से आज आपके सामने बैठे हुए हैं और बड़ा काम किया है। और सारी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि मैंने इस सिनेमा में मुझे 33-34 साल हो गए शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जावेद भाई ये बताइएगा कि टीके कॉरपोरेशन की आज के दौर में प्रेजेंट टाइम में क्या क्या सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं? कि NUSCC के अलावा फ्रेट फॉरवर्डिंग भी है? जी जी बिल्कुल, हम NUSCC भी हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग भी कर रहे हैं, LCL FCL कंसोलिडेशन वगैरह भी जो है ना वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी खुद क्योंकि कंटेनर लाइन भी है और हम 5-6 लाइनों के जो है वो एजेंट है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जावेद भाई, अभी आपने पाकिस्तान में कॉटन की एक्सपोर्ट के हवाले से बात की है, तो मैं इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया, तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी आप बताएं कि पाकिस्तान एक ज़माने में और यही सुनते थे कि एग्रीकल्चर कंट्री है, तो कॉटन हमारी मेन क्रॉप्स में थी। आज क्या वजह है कि कॉटन का बिजनेस ही ऑब्सलीट होता चला गया और अब जो है वो कॉटन की एक्सपोर्ट इस तरह से नहीं रही? तो क्या समझते हैं कि ये डिक्रीज़ होने का क्या फिनोमेना क्रिएट हुआ? बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हमारे, मैं कह रहा हूँ ना कि एक ज़माना था जिसमें हम एक्सपोर्ट इतना दबा के करते थे कि कॉटन हो गया आपका, कॉटन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था हमारा, और राइस था, हम वीट भी मतलब जो है ना वो अपने क्या नाम है एक्सपोर्ट करते थे। अब कॉटन के अंदर ये हो गया कि हमारी जितनी भी जो कच्चे की पट्टियाँ हैं वो सारे वहाँ पे आपने हाउसिंग स्कीमें वगैरह बना दी, और हमारी, मैं नहीं समझता कि कोई प्लानिंग हो कि जिसके ऊपर जो है वो फोकस किया गया हो। ना गवर्नमेंट का कुछ फोकस है, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी कॉटन की इतनी अच्छी क्रॉप्स होती थी। हम लगभग जो है वो आप यूँ समझे कि अगर हमारी जी 12 बिलियन या 14 बिलियन की अगर हमारी डिमांड है अपनी, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है ना वो 2 से 3 बिलियन बेल्स जो है ना वो एक्स्ट्रा होती थी जिसको हम एक्सपोर्ट करते थे। और वो उस ज़माने के अंदर जब कॉटन का सीज़न आता था तो हम बड़े खुश होते थे कि यार कॉटन जो है ना अभी स्पेशली जो है ना वो बड़ा चलेगा। मगर इसके बाद ये हुआ, कॉटन के इस इफ़ेक्ट के बाद यान के ऊपर असर आया। यान के ऊपर असर के ये आया कि हमारी कॉटन यान की इतनी अच्छी अच्छी बड़ी मिलें जो है ना वो आपके सामने बंद हो गई, और जिसमें हमें ये कहते हैं कि यान की मिलों के बंद होने के बाद उनका इफ़ेक्ट हमारे टेक्सटाइल वाले, गारमेंट वाले और उनके ऊपर भी आया, जिनके प्राइसेस जो है वो कंपेयर नहीं कर सक रहे। तो जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट का जो हमें मेन बेसिक जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे थे वो अब नहीं है। अब क्या है कि हम रॉ मटेरियल वगैरह जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें मिनरल्स वगैरह भेज रहे हैं, हमें खुद अफसोस होता है, मगर हम क्या करें, हमारी फील्ड ऐसी है शिपिंग की। हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट हमारा स्क्रैप हो रहा है, और स्क्रैप के करने दुबई से खूब दबा के आ रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारा जो अगर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, चावल जा रहा है, तो हालांकि यही चावल जो है वो बंदरबाज जा रहा होता है, कभी कहाँ जा रहा होता है, अफगानिस्तान जा रहा है, मगर हमें हमारी पॉलिसीज़ की वजह से हम इसको एक्सपोर्ट खुद नहीं कर सक रहे। हमें दुबई के लिए दुबई भेजना पड़ता है, जबल अली से जो रिवर करके वो वहाँ से आगे जा रहा होता है। तो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फोकस करने के ध्यान है, जिसके ऊपर जो है वो हम अपनी फेडरेशन में भी बात करते हैं कि यार
हमें इसके ऊपर जो है ना कि नज़रसानी की जाए। बल्कि मैं आपको यूँ बता दूं कि मैं आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर भी हूँ, मतलब वो कि और हमारी ओखाई मेमन जमात है जिसका मैं एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को चेयरमैन भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने उनमें पिछले 2019 से लेके आज 2026 हो गई है, और 2027 तक जो है मैं एज अ चेयरमैन नॉमिनेट हुआ हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को भी वो देख रहा होता हूँ। तो हम उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब हम फेडरेशन में बैठे होते हैं या कहीं भी बात होती है बिजनेसमैनों के साथ, तो वो यही होता है कि पाकिस्तान का जो मेन हमारा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला वो हमारा एक्सपोर्ट है, और उसके ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल नहीं है। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी शिपिंग इंडस्ट्रीज़ जो है क्योंकि उससे रिलेटेड सारे डिपार्टमेंट हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, आपकी शिपिंग आ जाती है, आपके लॉजिस्टिक टोटल जो है ना वो अपने क्या नाम है आ जाता है। तो उसमें हमारी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो बड़ा ग्रो कर सकती है अगर उस पर फोकस किया जाए एक्सपोर्ट के ऊपर। अगर हमारे अरबाब इख्तियार जो है वो लोग इस चीज़ों को देखें कि भाई हमारी एक्सपोर्ट को जो है वो किस तरीके से बढ़ाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर एक्सपोर्टर से बात करते हैं तो एक्सपोर्टर के सबसे बड़े मसाइल जो है वो यूटिलिटी के आपके सामने हैं। तो उसमें बड़े प्रॉब्लम्स जो है ना वो आते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो ऑर्डर को जो है ना टाइमली जनरेट नहीं कर पा सकते। और अभी तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है, हमारे रिलेशन बाकी जगहों पे बहुत सारी जगह अच्छे हैं, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में जो एक डिलेमा जिसको मैं कहूँगा वो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो हायर साइड पर है, और जब भी कोई एक्सपोर्टर पाकिस्तान में अपने रिस्क और अपनी कॉस्ट पर एक्सपोर्ट का प्लान करता है तो वो यहाँ की लोकल जो उसकी कॉस्ट है, उसकी प्राइसिंग है, वही उसको इतना डैमेज कर देती है कि ओवरसीज़ उसको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे अवामिल हैं कि जो डायरेक्टली एक्सपोर्टर को इस काम में डिस्टर्ब करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर एक्सपोर्टर जो है ना वो अपने क्या नाम है बेसिकली बाज़ औक़ात मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे यहाँ अब तो बहुत सारी चीज़ें ये हो गई है, कॉस्ट जो मेन उनकी जो है एक्सपोर्टर की वो तो सबसे बेसिक कॉस्ट है वो यूटिलिटी है। अगर आप देखें तो उनको जो कॉस्ट जो अगर मारती है वो यहीं पे आती है कि उनकी जो एक गारमेंट को ले लें, टेक्सटाइल को ले लें, तो उनकी जो प्राइस अगर जो कंपैरिजन होती है वो उनकी यूटिलिटी मेन चीज़ होती है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कंपटीशन बेसिकली इस वजह से भी बढ़ गया है कि आप यूँ समझे कि एक एक्सपोर्टर जो है वो हमसे एक प्राइस लेता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर यूरोप कार्गो जा रहा है तो 1200 साढ़े 1200 डॉलर के अंदर जा रहा है, मगर यही नेक्स्ट वेसल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अचानक रेट जंप हो जाएगा, पता चलेगा भाई 1700 1800 डॉलर, क्योंकि शिपिंग लाइनें जो है वो बेसिकली वो ये देख रही होती हैं और वो सारा प्रॉफिट एंड मार्जिन हमारे यहाँ से शिपिंग इंडस्ट्रीज उठा रही है। और हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है। आपने लास्ट कोविड में देख लिया होगा कि कोविड के ज़माने के अंदर एक प्राइस का एक लेवल था कि पहले प्राइस अगर जो चल रही थी $200 की, तो पता चला भाई $2200 अगले नेक्स्ट इसी विदिन अ मंथ $2200 हो गई। अच्छा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। फिर जब लोगों के कार्गो आए तो यहाँ डिटेंशन डैमेज ये वो, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर उनको वेवर दिया गया, उनको शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रेशराइज़ किया गया कि भाई आप हमारे लोकल इंपोर्टरों को और एक्सपोर्टरों को जो है ना इसको वेव करिए हो। मगर हमारे यहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को नहीं देखा गया और उसमें लोगों को नुकसान भी हुआ, मगर शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ। और उसी मैं समझता हूँ कि सिनेरियो के अंदर अगर हम देखा जाए तो कोविड के बाद जो शिपिंग इंडस्ट्री ने जो कोविड के ज़माने में जो कमाया है ना, वो मैं नहीं समझता कि आइंदा 10-15 साल तक जो है ना कि ये एक मर्जर की तरफ जाएंगे या ये कहेंगे कि हम नुकसान में जा रहे हैं। ये तो एक शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के टाइम पे एक सवाल होता था कि वो कहते थे कि सिर्फ हम जो है ना वो VL चार्जेस पे और वही हमारा प्रॉफिट है और बाकी फ्रेट पे तो हम माइनस में जा रहे हैं। मगर अभी जो है वो क्योंकि उन्होंने इतना वो कमा लिया है तो इस इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा सा कवर करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ हो जो इसको कवर करे, मगर हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही है चीज़ कि इसमें कसूरवार किसको समझते हैं? प्राइस हाई होने में कहीं ना कहीं आप शिपिंग वालों को भी कसूरवार समझते हैं? यानी मैं आपको एक बताऊँ, MLOs को तो आप कर सकते हैं और NUSCC या फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है, उन्होंने जो है वो आपके आगे जो है ना वो एक ब्रोकरी करनी होती है। अब आपसे $400 का लिया तो उसने $450 $450 में बेच रहा होता है, वो इतना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट वो नहीं उठाता। अच्छा, NUSCC जो है उसमें भी ये होता है कि अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे पास शिपिंग के हवाले से लाइसेंस मिलने और ये बहुत सारे मामला हैं हमारे यहाँ। अच्छा, फिर दूसरी बात ये होती है कि NUSCC जितने भी रजिस्टर्ड हैं
वो ज़्यादातर जो है वो दुबई के अंदर है, ये इंडिया में है या मलेशिया में है या मॉरिशस वगैरह में है। अच्छा, अब वो प्रिंसिपल आपके जब बाहर होते हैं तो वो प्रिंसिपल नहीं जो है ना वो आपको एडवाइस करना है कि भाई आपने क्या चार्जेस कलेक्ट करने हैं, क्या नहीं करना। इसमें ये होता है कि ये आप नो डाउट MLOs ज़्यादा उसमें ज़िम्मेदार है और NVCC भी इसके अंदर ज़िम्मेदार है प्राइस को हाई करने में। मगर उसमें ये है कि वो अपने क्या नाम है, अब जो यहाँ एजेंट है उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। वो जो प्रिंसिपल की तरफ से जो एडवाइजरी आ रही होती है वो उसी के ऊपर जो है उसको फॉलो अप कर रहा होता है। और हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस हो या कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो कि जो इसको रोके कि भाई ये चीज़ें जो है ना सबका पैटर्न एक जैसा होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख लें कि कभी आप इंपोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं तो हर NVCC का, शिपिंग लाइन के सबके DO चार्जेस अलग है, उनकी TSC का अमाउंट अलग है, एक्सचेंज रेट के मामला आते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं खुद NVCC भी हूँ, फ्रेट फॉरवर्डिंग भी करता हूँ, मैं सारी चीज़ें। मगर हम ये चीज़ें जो है ना वो एक ज़माना था हम ये चीज़ें नहीं देखते थे। एक ज़माने के अंदर सिर्फ फ्रेट हुआ करता था। इसके बाद हालात ऐसे हुए, अब ये लो चार्जेस, सील चार्जेस, CRO चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, और फिर उसके ऊपर जो है ना मास्टर BL चार्जेस, हाउस BL चार्जेस, मतलब इवन आपके हर किस्म के इतने चार्जेस लगा दिए हैं कि आपकी फ्रेट की कॉस्ट अगर $400 की है तो आपके एक्स्ट्रा जो चार्जेस लग रहे हैं ना वो $600 और बन के $1000 का फ्रेट बन जाता है। और शिपर जो है वो कॉस्टिंग निकाल के बैठा होता है वो $400 पे, और जब उसके बाद इनवाइस जाती है तो वो कहते हैं भाई ये चार्जेस, बोले ये चार्जेस तो भाई सब्जेक्ट टू लोकल है। अब ये चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्टरों को भी जो है ना वो बड़ा नुकसान देती हैं। मगर मामला ये है कि यहाँ कोई हमारे यहाँ कोई यूनिवर्सल कोई फिक्स टैरिफ नहीं है डिपार्टमेंट की, मतलब हर शिपिंग लाइन की टैरिफें अलग है। आप किसी भी शिपिंग लाइन को उठा लें, मार्क्स लाइन को आप देख लें, MSC को देख लें, CMA को देख लें, हर उसके चार्जेस, किसी के CL चार्जेस के नाम पे, किसी CRO है, किसी के जो है ना AMS है तो कोई ETS लगा रहा है, मतलब मुख्तलिफ चार्जेस लगा रहे हैं जो फ्रेट के ऊपर। तो उसकी वजह से जो है ना ये एक्सपोर्टर को बड़ी परेशानी होती है। जिनको एक्सपोर्ट करना होता है तो वो मजबूरी में कर रहे होते हैं, बाकी उसी की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट जो वो डाउन, एक फैक्टर ये भी है। आप जो है वो खुद NVOCC भी है माशाल्लाह, तो अभी जो बाज़गश्त है स्लॉट ऑपरेटर ने अपनी स्लॉट को इंक्रीज़ कर दिया है, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं ट्रेडर पे और इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे ही आने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर NVOCC भी एक पेज पे आ जाए तो कोई एक ऐसा माहौल बन सकता है कि जिसमें ट्रेडर को भी कोई बेनिफिट गेन हो सके? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, NVCC बेसिकली हम लोगों ने बड़ी ट्राई की है, कोशिश की कि अलाइंस बना के लोगों को जो है ना कि ये चीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो नहीं रही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि अब हम बात करते हैं कि भाई चले हम एक रेट का लेवल ले लें, मगर एक रेट लेवल भी ले लें तो रेट लेवल भी जो है वो हमें भी इस बात का एहसास है कि एक चीज़ जबल अली के लिए इस वक्त अगर कार्गो जा रहा है $200-250 के अंदर, तो उसमें अमूमन जो है वो क्या होता है कि कोई ना कोई क्रॉस कट करता है। फिर हमें मार्केट से इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको पता है, अब तो डिजिटल मार्केटिंग है, आपके सामने है, हम आपसे जो बात कर रहे हैं ये सारी बातें जो है ना वो है, सब चीज़ लोग देख रहे होते हैं। और फिर आजकल जो है सारा स्पोर्ट्स बुकिंग ऑनलाइन, सब चीज़ें अवेलेबल है, ऑनलाइन रेट अवेलेबल है और सारी चीज़ें। तो इस मैं समझता हूँ अब जो बड़ा मुश्किल हो गया, और ये शायद पाकिस्तान नहीं सब जगहों पे यही पोजीशन है कि जिसमें रेट को लेवल रखना जो है ना लाइनों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। असल में होता ये है कि जैसे अभी आपके पास इन्वेंट्री के ऊपर वो सब्जेक्टिव एक तो स्पेस होता है, एक इन्वेंट्री होती है। अब हमारे पास अगर इन्वेंट्री सरप्लस पड़ी हुई है और हमें पता है कि मुझे इस वक्त जो है ना वो 15 बास में कंटेनर की ज़रूरत है, जबल अली में मुझे कंटेनर की ज़रूरत है, मुझे नवाशीमा में कंटेनर की ज़रूरत है, मतलब कहीं भी पोर्ट के ऊपर, मैं यहाँ से मलेशिया में इस वक्त मुझे मलेशिया में कंटेनर की ज़रूरत है, तो फिर मैं मलेशिया का फ्रेट भी जो है ना वो ज़ीरो पे उठाता हूँ या माइनस पे उठा लेता हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे यहाँ से अगर मैं एम्प्टी मूव करता हूँ तो मुझे वो एक्सपेंस आ रहे होते हैं, तो मैं चाहे उसके अंदर फिर मुझे वहाँ पे डेस्टिनेशन में कुछ चार्जेस मिल जाते हैं, कुछ TSC वगैरह मिल जाती है। बहुत मुश्किल वर्क है, मगर इसके ऊपर फिर साथी दोस्त यार हमारे सारे उस पर काम कर रहे हैं NVCC, मगर मैं नहीं समझता कि इस पर कोई फुट पे कोई असर पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक ज़माना था जब मैं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर नया नया आया था, तो हम एक रिव्यू करते थे, देखते थे कि हमारा एक्सपोर्ट का जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊँ, एक जब जहाज़ हमारे बर्थ के ऊपर लगते थे तो 500 ट्यूज़ की इंपोर्ट होती थी, तो 500 ट्यूज़ की एक्सपोर्ट भी हम मारते थे, और हमें खुशी होती थी कि यार हमारी जितनी स्पेस है हमने उसको यूटिलाइज़ किया है। मगर एक टाइम चलता गया, टाइम ऐसा भी आया कि इंपोर्ट तो हमारी जो है ना
वो 700-800 ड्यूज़ हो गए और एक्सपोर्ट हमारी 200-250 ड्यूज़ जा रहे हैं। ऐसे ज़माने भी आए जो हमने देखे कि हमें अफसोस होता था कि यार इंपोर्ट हमारी 90% इंपोर्ट आ रही है, 10% एक्सपोर्ट है, तो हम कहाँ रेवेन्यू जनरेट करें। इस वक्त भी अगर आप हालात को देखें तो हमारा इंपोर्ट जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बहुत कम है। और हमें कम से कम जो है वो एक डेफिसिट जो है ना वो बराबर लेवल पे होना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा अगर बराबर हो तो हम कुछ जनरेट करें। अगर हम इस वक्त की जो पोजीशन हम अपनी भी देखते हैं कि हम तो चले रॉ मटेरियल वगैरह, ये मिनरल्स वगैरह, मिल स्केल वगैरह, ये सब चीज़ें लोड कर लेते हैं। या आपके चावल भी हम अभी तो जा रहा है, चावल माशाल्लाह दबा के जा रहा है, वो भी चावल दुबई जा रहा है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि दुबई की अपनी खपत तो कुछ भी नहीं है, मगर ये सारा CIS कंट्रीज़ और अफ़गानिस्तान और ईरान वगैरह सब जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे रिलेशन जो है ना सबूत अच्छे नहीं है, मगर हम वाया जो है ना वो काम कर रहे होते। तो एक्सपोर्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो हमारा है बेसिकली टेक्सटाइल और गारमेंट। इस वक्त हमारा टेक्सटाइल गारमेंट का भी जो यूरोप और USA के जो ऑर्डर है ना वो बिल्कुल कम हुए हैं, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं हम उनके क्योंकि क्लियरिंग भी हमारे पास अपनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़े बड़े जाइंट क्लाइंट हैं जो पाकिस्तान के नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। आर्टिस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना मैं काम कर रहा हूँ, इंडस ग्रुप के साथ मेरा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपना फूड स्टफ वाली जितनी भी पार्टियाँ हैं, अभी हमारे बलकर हो रहा है, बलकर के अंदर भी जो है ना हम जा रहे हैं, कल फूड के अंदर भी जो है ना वो भी भाई वो बलकर में भी जा रहा है। तो ये जाइंट क्लाइंट है ना, उनका जो एक्सपोर्ट का जो एक टर्नओवर था, जो मैं आपको बताऊं कि फूड स्टफ की जो पार्टियाँ थी जो हमें बुकिंग लिखवा लेती थी कि यार इस महीने हमारे 200 कंटेनर का टारगेट है, उसको अचीव करना है। अब उनके पास जो टारगेट रह गया वो 20-30 थी उसका, भाई वो इतना ही है, क्योंकि ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास नहीं है। दूसरा, अगर हमारे पास अगर ऑर्डर भी है तो हम जो है ना उसको ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये बड़ा मसला है। अभी तो चावल हमारे पास माशाल्लाह चल रहा है, वो बेसिकली मैं समझता हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क में अच्छा है कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा एक्सपोर्ट के थोड़ा सा वो लगा दिया अपने चावल के ऊपर, तो हमने दबा के जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारी क्वालिटी माशाल्लाह खैर उनसे बेहतर है, बासमती जो है वो हमारा अपना, तो उस वजह से जो है ना वो अपने क्या नाम है एक्सपोर्ट मैं समझता हूँ कि इन दिनों तो थोड़ा सा रश लगा हुआ है। जिस तरह हमारे पेरिशेबल भी जो है ना माशाल्लाह अभी चला, मगर ये सीजनल है। अगर देखा जाए तो हमें पहले जो चलता था वो पूरा साल भर का कॉन्ट्रैक्ट होता था, टेक्सटाइल का, गारमेंट का, यान का और फैब्रिक का। अब वो बड़ा कम हो गया, बल्कि यान तो मैं समझता हूँ सिर्फ 10% ही रह गया है, यान के ऊपर ना होने के बराबर है। तो हमें इस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर, कि एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ को हम जो है ना उसको सही करें, ताकि हम हमारे टेक्सटाइल और इनकी जो यूटिलिटीज़ के मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस करें। अल्लाह करे हमारे अरबाब इख्तियार को जो है इन चीज़ों पे तवज्जो दे तो इंशाल्लाह हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो अदरवाइज़ हमें दुखी हो रहा है कि इस वक्त तो हमारी पोजीशन ये है कि हम अपने मुल्क का जो इम्पोर्ट देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना वो रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल यहाँ से जा रहा है, और अगर चीज़ें जो आ रही हैं वही चीज़ हम उसको वैल्यू एडिट करके ले रहे हैं। टाइल्स बन के आ रहे हैं हमारे पास, इंपोर्ट हो रहे हैं, मार्बल के, हालांकि मार्बल ब्लॉक्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें हमें खुद यहाँ से एक्सपोर्ट करनी चाहिए। हमारे पूरे मिनरल्स भरा पड़ा हुआ है बलूचिस्तान में। आपको बता दूं पहला फॉरेट फॉरवर्डर है या पहली शिपिंग लाइन है जिसका अपना ग्वादर में ऑफिस है, हमारा अपना ग्वादर के अंदर ऑफिस है। तो कहने का मकसद ये है कि ग्वादर में है, लाहौर में है, कराची, दुबई के अंदर भी जो है वो बैठे हुए हैं। तो हम अपने क्या नाम है अभी हमने इंशाल्लाह कोशिश की है लंदन में भी एक ऑफिस वगैरह जो है ना उसके करेंगे कोशिश। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये हम चीज़ें देख रहे होते हैं ना, हमें बड़ी खुशी थी, बल्कि मैं 2016-17 में जब ग्वादर गया, जब हमने ऑफिस खोली, सारी चीज़ें हमने प्लानिंग वहाँ पे टर्मिनल के कंटेनर टर्मिनल के हवाले से और उस एक्सप्रेसवे के करीब वो सारी चीज़ें हमने की। बल्कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो सारे लोग मुझे ग्वादर के हवाले से तो अच्छा जानते हैं कि हमने तो चाइनीज़ के साथ मिल के जो है ना बड़ा कुछ काम किया था वहाँ पे, मगर अब काम रुका हुआ है, सारा काम बंद किया हुआ है। तो बस अल्लाह करे कि ये चीज़ें चलें तो पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। हमने बड़ा देखा है, हमने अपनी आप यूँ समझे कि मैंने अपनी जवानी के अंदर जो अपनी शिपिंग इंडस्ट्रीज में और जो एक्सपोर्ट देखा है ना वो बड़ा मज़े वाला देखा है हम लोगों ने, कि रात भर उठ रहे जहाज़ों के नीचे खड़े हुए हैं, वो ऊपर से आवाज़ें आ रही है जा रही है। अब तो खैर वो टर्मिनल बन गए, मगर हमने तो वो ऐसे भी हुआ है कि कंटेनर लेके आए और इशारा किया भाई ये कंटेनर का पेपर क्लियर है, हमने डॉक्यूमेंट दिए और फ़ौरन जो है ना वो करवा लें। अब वो दौर नहीं है खैर, मगर पहले का मज़ा भी आप शिपिंग के अंदर नहीं रहा है। अच्छा जावेद भाई, अभी आपने ट्रांजिट ट्रेड की बात की, तो हमारे यहाँ से अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस एक जारी कर दिया है कि ये ROB कंटेनर सारे वापस जाएंगे।
तो इसके लिए बहुत सारे अफगानिस्तान के, आप तो ज़ाहिर है इस फील्ड से रिलेटेड हैं और काम कर रहे हैं, आपके पास अफगान के इम्पोर्टर्स भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा ये अफगान कस्टमर्स को बताइएगा कि अभी जो सिचुएशन है, कितना बैकलॉग यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है और इसको वापस भेजने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? सर देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं बेसिकली सर अपने ही अगर मैं बता दूं ना कि मेरे पास आरओबी के हवाले से 250-300 कंटेनर तो मेरे पास पड़े थे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के 20-25 हज़ार कंटेनर तो आरओबी के होंगे, जो अगर देखा जाए आपके सारा ही अफगान ट्रांजिट का कार्गो था। और मैं समझता हूँ उस टाइम पे अगर शायद कुछ थोड़े दिनों के लिए इजाज़त दे दी जाती या चीज़ें हो जाती तो बहुत सारे चीज़ें पड़ सकती थी। अब उसका सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ इम्पैक्ट ये हुआ है कि जब ये आरओबी कार्गो इतना बढ़ गया ना, अब अफगान ट्रांस कार्गो को परमिशन तो दी है कि भाई इसको ले जाओ वापस, ट्रांसशिपमेंट जो है ना इसको यहाँ से कर ले। अब उसमें फिर स्लॉट ऑपरेटर ने और जितने भी हमारे फीडर सर्विसेज वाले हैं, जितने भी मतलब फीडर वेसल वाले हैं, वो बेसिकली उन्होंने सारे माशाल्लाह चार्जेस जो है, मैं बल्कि आपको ये शो कर रहा हूँ कि आरओबी कार्गो के लिए जो है ना $1600 तक के लिए स्लॉट रेट है। अब उन्होंने भी जो है ना, अब जाहिर बात है उनके भी अब 20 फीटर की बात कर रहा हूँ मैं, पर ड्यूज़ के हिसाब से ही जो है ना वो स्लॉट होता है। तो जब हमसे बात करते वो कहते भाई प्रिंसिपल की तरफ से एडवाइस, और प्रिंसिपल वाकई में हमारे यहाँ कोई अपनी फीडर सर्विस तो है ही नहीं कि भाई पाकिस्तान की कोई लोकल सर्विस हो। हमारे यहाँ हम देखा था कि पीएनएससी जो है वो उनके भी जहाज़ जो है वो नहीं है। तो वो एक ज़माना था पैन इस्लामिक पीएनएससी वगैरह में हमने बड़े काम किए। तो अब इनके सारे नुकसान तो हो रहे हैं, मगर ये है कि प्रिंसिपल उस पर फ़ायदा उठा रहे हैं, जो स्लॉट ऑपरेटर वो फ़ायदा उठा रहे हैं और चार्जेस बड़े हाई हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बैकलॉग जो है अफगानिस्तान का ट्रांजिट कार्गो, ये कितने टाइम में इवैक्यूएट हो सकता है यहाँ? आई थिंक देखिए, ये फरवरी का महीना तो आपका ऐसे थोड़ा चलेगा इस सच, क्योंकि फरवरी में बस ये कि एक तो आरओबी कार्गो है, पीछे से आपका चावल भी जो है ना दबा के एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना ये गल्फ़ के सेक्टर के ऊपर बड़ा रश लगा हुआ है, और स्पेशली मैं कहूँगा कि जबल अली के ऊपर, तो यहाँ पे अभी रश लगा हुआ है। तो ये नेक्स्ट आप समझिए ये एंड ऑफ फेब तक तो ये मामला चलेंगे। और रेट की फ्लक्चुएशन भी हम खुद परेशान हो गए थे कि पिछले हफ्ते में उम्र से जाने से पहले जो है वो जबल अली सिर्फ आप यूँ समझे कि ज़ीरो फ्रेट पे जा रहा होता था, आज जो है वो $200-250 की बातें हैं। तो रेट की फ्लक्चुएशन बड़ी बढ़ गई है और ये फरवरी तक तो रहेगा ही है। भाई ये बताइएगा कि आप किस हद तक समझते हैं कि हमें शिपिंग को, हमारी और पूरी ट्रेड इंडस्ट्री को डिजिटल की तरफ जाना चाहिए, या डिजिटल शिपिंग के अगराज़ व मकासद किस हद तक इस इंडस्ट्री पे अपना असर रखते हैं? हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है माई आइकॉन वर्ल्ड डिजिटल शिपिंग डायरेक्टरी, उसमें 14 मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने अपने तौर पे, और सारी की वो हैं एंटिटीज़ हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि शिपिंग को किस हद तक डिजिटल होना चाहिए और क्या क्या इससे बेनिफिट्स हम लोग गेन कर सकते हैं? एक एग्जांपल आपके सामने है कि वीबॉग अब PSW में पाकिस्तान सिंगल विंडो पे कन्वर्ट हो गया है, और हम पहले मैनुअली ये सारा काम करते थे, लेकिन अब कस्टम ने भी इस चीज़ की अफादियत को समझा है और इसको इलेबोरेट उन्होंने एक्सटेंसिव बनाया है। तो आपके व्यूज़ इस हवाले से क्या हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं आपको तो माई आइकॉन वर्ल्ड के हवाले मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपने मुझसे बताया कि सलमान के डिजिटल डायरेक्टरी के हवाले से, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने सोचा, क्योंकि मैं बताऊं इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज़ को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह तरीके से भी आपने वीबॉग के हवाले से बात की, PSW, अब क्योंकि दुनिया भर के अंदर चेंजेस बहुत आ रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि अभी मैं आज ही मैं मतलब अपने क्या नाम है, हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न हमारे ID कार्ड के ऊपर चिप तो लगी हुई है, मगर अगर आपने किसी को जो है ना वो देना है ना, तो वो आपका ID कार्ड मांगता है, कॉपी मांग रहा होता है। ऐसा नहीं उसने स्कैन कर ली वो सब चीज़ें जो है ना वो हो गई, नहीं, हम इस चीज़ों से बहुत पीछे हैं। तो आपने जो स्टेप किया है, मैं समझता हूँ इसके अंदर ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि माई आइकॉन वर्ल्ड जो है वो जिस तरह मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, तो इससे मतलब बहुत फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने जो है ना ये इक़दाम उठाया है, उसमें मैं शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को और इवन इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, इवन आपके ट्रांसपोर्टर को, आपकी सारी इंडस्ट्रीज टर्मिनल है,
और जो रिलेटेड हैं पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम के साथ, तो उन सबको इससे फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है। और आप इसके हवाले से जो है ना, जो ये कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हुई रही है, क्योंकि वजह ये है कि इस वक्त आप ये समझें कि वन विंडो ऑपरेशन हर जगह पे शुरू है। तो अब डिजिटाइजेशन दुनिया भर के अंदर चीज़ें, हम जब दुनिया में जाते हैं, जब चीज़ें देख रहे होते हैं, तो हमें होता है कि यार हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो आपने उठाया, और बड़ी खुशी हुई हमें। मैं तो समझूंगा कि इसमें आप बताएं, हमारी जो भी खिदमत होगी हम इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स को आपके तवज्जुह से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा शिपिंग में कभी नहीं हुआ कि पॉडकास्ट का सेशन ऑर्गेनाइज हो और हम जो है वो बैठ के ट्रेड से रिलेटेड जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं और जितने भी चैलेंजेस हैं उस पर हम डिस्कस कर सकें। तो आप समझते हैं कि ये पूरी इंडस्ट्री के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है? मैं समझता हूँ कि ये इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगा, और उसकी बेसिक वजह मैं आपको बता दूँ ना सर, कि जिस तरह आज आपने हमें बुलाया, तो हमें पता है कि मैं, क्योंकि जिस इंडस्ट्री से मेरा 32-34 साल हो गए शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और हमने उतार चढ़ाव वगैरह सब चीज़ें देखी हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सिर्फ मकसद मतलब अर्न मनी नहीं है कि भाई चलो यार सिर्फ पैसा कमाना नहीं, हमने जिस इंडस्ट्रीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दी, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर ये चीज़ें पॉजिटिव वे के अंदर जब हो रही होती हैं, तो हमें खुशी होती है कि यार ये काम बड़ा अच्छे तरीके से हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसका फ्यूचर भी है, और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इसके ऊपर जाएंगी। अब मैं उसके मिसाल के तौर पे कि मैं अगर अपने बच्चों को मैं बाहर पढ़ने के लिए मैंने इसीलिए भेजा हुआ है कि वो आगे मेरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो, और बच्चे भी जो है ना वो आजकल वो सोशल मीडिया के थ्रू और सारे ये अपना डिजिटल चैनलों के थ्रू जो है ना वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, और उससे उनको बड़े अफादियत फ़ायदे हो रहे हैं। और हम खुद सोचते हैं कि यार हमारे ज़माने के अंदर एक चीज़ होती थी कि हम एक ज़माना था जब वो फैक्स मशीन आई थी तो हम बड़े खुश हो गए थे। टेलेक्स के लिए जो है वो हमें एक टाइम था, तो जाना होता था टेलेक्स के लिए हमको डाक खाना, क्योंकि हमारे नहीं होता था। अच्छा, फैक्स मशीन जो है वो बड़ी एक निराली चीज़ थी। 96 के अंदर जब कंप्यूटर आया तो हम लोग बड़े खुश हो गए थे, हमारे पास डोज वगैरह और वो उस पर मतलब चल रहे थे। तो सिस्टम वाइज जब चेंज होती रही, आज मतलब हम एक ज़माना था टाइपराइटर पे, वो उस टाइम पे हम टाइप की स्पीड देखते थे कि भाई 60 वर्ड पर जो है ना वो मिनट है, और ये अपना वो सारी स्पीड कर रहे थे। मगर आज हमें पता है कि सारा काम जो है वो सिस्टम पे चल रहा है, तो वो बड़ी खुशी हो रही होती है। तो आगे आने के लिए जो है ना वो आप यूँ समझे कि अब आपके पास जो है ऑप्शन बहुत कम रह जाता है, और मिनिमाइज चीज़ें हो गई हैं। तो बड़ा अच्छा इकदाम आपने उठाया, और मैं समझता हूँ इसका बड़ा बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को। बिल्कुल। अच्छा जावेद भाई, आपने एक मैसेज आने वाले न्यू कमर्स के लिए अगर आपकी तरफ से चला जाए तो न्यू कमर्स के लिए बड़ी एक पजीराई वाली बात होगी। मैं आपको बताऊँ, मैं बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी देख रहा हूँ, और ये अपना ओखा मेमन जमात के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट, तो मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर जो है ना वो अपने लोगों को, जो न्यू कमर्स हैं, बच्चे जो भी शिपिंग इंडस्ट्री, बल्कि इवन शिपिंग इंडस्ट्रीज के जो लड़के, सेल्स के लड़के हमारे पास आते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार इसी इंडस्ट्रीज़ में आओ। शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक तो सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट ऐसा है, और दूसरा इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको चाम बहुत है कि जिसमें आपको तरक्की करने के बहुत सारे मौके हैं, और इसके साथ आप जुड़े रहो। इसमें यह है कि थोड़ी सी मेहनत है, मगर मैं ये समझूंगा कि ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसके अंदर जो है वो आप पैसा भी बना सकते हैं, और एक्सपीरियंस आपका अच्छा गेन हो जाता है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे अब आपने ये ब्रॉडकास्ट चैनल वगैरह शुरू किया है, तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि शिपिंग के हवाले से मैं बड़ा मुतमईन हूँ। बल्कि मैं आपको यूँ कहूँगा कि मैं अपने रिलेटिव जितने भी हैं, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे बच्चे, या वो अपने क्या नाम है मेरे कज़न्स जो भी है ना, मैं उनको, हम लोगों ने सारों को शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में लगाया हुआ है। इवन अपने कि भाई आप शिपिंग के अंदर ही आए, और शिपिंग के अंदर हमने चीज़ें देखी है। आप उसकी मिसाल आप यूँ देख ले कि हम 32-34 साल से मैं इसी में लगा हूँ। हमारा ये जद्दी पुश्ती खानदानी काम है शिपिंग इंडस्ट्रीज़ का। और हमारे लोगों में हम, क्योंकि बेसिकली
हम बारही फैमिली से ताल्लुक़ है, तो हमारा जो बचपन गुजरा है हमारे आबा अजदाद का, वो केमाड़ी पोर्ट के अंदर जो हम लोग ये पहले मेमन लोग हैं तो वो हम धक्का कहते थे, तो ये धक्का जो है ना, ये केमाड़ी खारादर वगैरह ये सारे वो हमारे पुराने एरिए हैं। तो मैं समझता हूँ इसी इंडस्ट्री से तरक्की की है, और मैं समझता हूँ आने वाले जितने भी कमर्स हैं ना, वो इस इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में। उसके लिए हम हाजिर हैं। बल्कि मेरे पास बच्चे, आप यूँ समझे कि मैं एज आ शिपिंग कंसल्टेंट भी जो है ना हम होते हैं, और दूसरी बात हमारे पास बच्चे आते हैं, मेरे अपने ऑफिस के अंदर स्टाफ आता है और वो कहता है कि जावेद भाई हमें आगे बढ़ना है। तो हम भाई आप आगे शिपिंग के अंदर जाएँ, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में अपनी सीवीज़ वगैरह भेजें। तो लड़कों ने तरक्की की, और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि इन मार्केट के अंदर जो हमारे अगर कुछ अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं ना कि शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में इतने अरसे से चल रहे हैं, जो इज़्ज़त बनी हुई है, तो हमने हमारे अपने हाथ के बच्चे निकले हुए शिपिंग लाइनों में बैठे हुए हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा किसी शिपिंग लाइन के अंदर मेरा काम नहीं रुकता। मैं एज अ फ्रेट फॉरवर्डिंग काम कर रहा हूँ, और एनवीसीसी तो अपनी जगह पे फ्रेट फॉरवर्डिंग का भी काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहीं भी कोई भी काम होता है तो कोई ना कोई बच्चा जो है ना वो वहाँ से आ जाता है, अरे जावेद भाई हम आपको तो जानते हैं, आप हमें बताएं क्या काम है। आज ही एक हुआ था अपने क्या नाम है, तो एक बच्चे ने जो है ना वो फ़ोन उठा कर दूसरे से बात की, तो बोले जावेद भाई, तो बोले यार जावेद भाई का मैं मसला हल करवाता हूँ। उनको बोलो थोड़ा सा जावेद भाई आप दे टाइम दे, मैं इसको मसला हल करता हूँ। तो अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि नए लोगों को इसी में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आज आपने अपने कीमती वक्त में से, और अभी अभी आप माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं, तो एक बार फिर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया जावेद भाई की इंतहाई दिलचस्प तरीन गुफ्तगू, और इन्होंने दौरान गुफ्तगू ये भी इंकिशाफ किया कि एज अ शिपिंग कंसल्टेंट भी ये आप लोगों के तमाम सवालात का बखूबी जवाब दे सकते हैं। तो आप अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और इंशाल्लाह हम इसी तरीके से एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ फिर दोबारा हासिल होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।